साल 2026 ये साल बंगाल के नाम से जाना जाएगा। 15 साल का ममता बनर्जी का शासन चला गया और पहली बार बीजेपी को शासन मिला। बंगाल में अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हलचल हो रही है और आज हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले की हर संभव कोशिश करने वाले, ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाने की हरजोर कोशिश करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बदलाव बंगाल में ज़रूर हुआ है और बंगाल के एक बड़े वर्ग के लोग ये चाहते थे कि बंगाल में बदलाव हो। पिछले 15 साल में शुरुआती दौर की 2-4 साल बाहर रखते हुए अगर आप देखें तो धीरे धीरे बंगाल के जो सत्तारूढ़ पार्टी थे, सत्तारूढ़ पार्टी की काम काज को लेकर आम लोगों की अंदर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए थे। खासकर बंगाल में टीएमसी पार्टी सत्ता पे आई थी, एक ही नारा थी उनकी कि लेट पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहिए। लेट पार्टी लगभग 34 साल सत्ता पे रही थी और धीरे धीरे उनके ऊपर भी आम लोगों को विरोध अब दिखने लगे। तो सत्ता विरोधी लहर बंगाल में लेट पार्टी के ज़माने में जो धीरे धीरे होते रहते थे, उस समय ममता बनर्जी खुद को एक क्रांतिकारी, एक नेत्री की हैसियत से जो बदलाव की दिशा में बंगाल को ले जा सकते हैं, बंगाल में अमन चैन पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए जिनके ऊपर लोगों ने भरोसा किए थे। और सिर्फ यही नहीं, 2011 साल में हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से मैडम सोनिया गांधी जी की इजाज़त से, सारे कांग्रेस पार्टी की इजाज़त से वो हमारे साथ गठबंधन भी हुई थी और ये मान के चलिए कि कांग्रेस उनके साथ दिए थे, इसलिए वो सत्ता पे आई थी। हमारी योगदान के बिना ममता बनर्जी कभी बंगाल की सत्ता नहीं हासिल कर पाती। लेकिन बस सत्ता पे आने के बाद जो रुख उनको बदला, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करते हुए, अनदेखी करते हुए, और यहाँ नहीं, कांग्रेस पार्टी को बंगाल में नास्ता नाबूद करने के लिए, नामो निशान मिटाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी खुद को कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हम लोग कमजोर होते गए और वो खाली जगह, खाली मैदान जो कांग्रेस पार्टी ख़त्म होते हुए, कमज़ोर होते हुए और लेट पार्टी कमज़ोर होते हुए बनी हुई थी, उसी खाली जो ज़मीन, उस ज़मीन में धीरे धीरे बीजेपी पार्टी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। शुरू में ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी के जो संगठन कहिए, उनका जो धीरे धीरे आम लोगों के बीच उनका सक्रियता बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उसके भी ममता बनर्जी अनदेखी करते रहते। उनको ये सोच थी बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ कभी बीजेपी पार्टी नहीं सत्ता पे आ सकेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए आज़ादी की बात से भी अगर बीजेपी पार्टी की बंगाल में उनकी कामयाबी की ग्राफ अगर दिखा जाए तो कभी भी बंगाल में बीजेपी पार्टी एक जाने माने शक्ति की हैसियत से कहीं नहीं उभरे। तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ये अनदेखी करने शुरू कर दिया कि वो क्या करेगा, आने दो, जाने दो। और यहाँ तक नहीं, कभी गठबंधन भी उनसे साथ किए थे ममता बनर्जी, एक साथ चुनाव भी लड़ी थी, चुनावी गठबंधन हुई थी,
सत्ता पे रही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो ममता बनर्जी की ये लगे कि बीजेपी पार्टी उनके लिए कोई खतरा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी उनका ही भरोसा में चल रहा है। ममता बनर्जी ही बीजेपी पार्टी की बैसाखी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रही थी वहाँ पे? हाँ, उस समय तो किए थे ना, एक साथ चुनावी गठबंधन किए थे, चुनाव लड़े थे, बीजेपी पार्टी को जिताने की कोशिश की थी। बीजेपी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रही थी वो, एक बार नहीं, आप सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका अच्छा संपर्क भी थी। तो ममता बनर्जी को ये लगे कि बंगाल में अगर उनके खिलाफ कोई मुख्य भूमिका अपना ना सके तो वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, तो किसी हालत में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को बंगाल की जमीन से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सामने और कोई विरोध, कोई मुसीबत न खड़ा हो। उस समय बीजेपी पार्टी के लिए बंगाल के जमीन धीरे धीरे एक अच्छा मतलब फसल उगाने की जगह होने लगे, और धीरे धीरे बीजेपी पार्टी में चुनावी उपाज धीरे धीरे वहां से वो करने लगे। मैं उदाहरण के तौर पर यह कह रहा हूं, मान लीजिए 2018 साल बंगाल में पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष में जो थे, हमें नामांकन भी भरने नहीं दिए गए थे। निर्विरोध 20,000 सीटें चुनाव शुरू होने के पहले ही ममता बनर्जी के पाले में आ गए। लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं बनी, उनकी नामांकन भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, और बीजेपी पार्टी के कुछ सीट भी हासिल भी हो गए। जब हमारे लिए 20,000 से ज़्यादा सीट निर्विरोध हमसे छीनकर, डिस्ट्रिक्ट छीनकर, पंचायत छीनकर, यहाँ तक कि नामांकन भी नहीं भरने दिए गए थे, नामांकन तक हमें नहीं भरने दिए गए थे, तो सुविधा किसकी हुई? बीजेपी की सुविधा हुई। लाभ किसकी हुई? बीजेपी को हुई। ममता बनर्जी की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर मतलब पॉलिटिकल जो उनकी जो रुख हम देखे हैं, बीजेपी पार्टी को ममता बनर्जी कभी बंगाल के लिए खतरा नहीं समझी कि कभी बीजेपी पार्टी सत्ता में उनको बदलने की जगह उनको मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की एक सोच ये था कि सारे मुसलमान बंगाल के, वो तो उनका कैप्टिव वोट बैंक बन गए, सारे मुसलमान सारे ममता बनर्जी को वोट डाले, क्योंकि उनका और कोई उपाय नहीं है, मजबूरन उनको ममता बनर्जी को सपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को डरते हैं। और ममता बनर्जी जब चुनाव में उतारते तो मान लीजिए 28 से 30% अपना जेब में रखकर ही चुनाव में आगे निकलते, मतलब 20 में क्या रह गया, 100% से अगर 30% अगर बाहर रखे तो 70% बाकी जो रह गए, उसमें बाकी बीजेपी कांग्रेस के लिए जरूर मुसलमान वोट बैंक उस समय भी था, आज भी है, लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए और तो कोई जगह नहीं है, उनको मैन्यूवरिंग स्पेस सिर्फ 70% जमीन। तो ममता बनर्जी को जो पॉलिटिकल जो अरिथमेटिक, उनको ये लगे कि ठीक है, मुसलमान वोट हमारे जेब में आ रही है और बाकी बीजेपी क्या करेगा। और यहाँ तक कि बंगाल के लोग तो कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं किए, तो निश्चित रही कि एक तरफ मुसलमान वोट बैंक, दूसरी तरफ रेबड़ी बांटना, तीसरी तरफ जहाँ जहाँ जरूरत पड़े गुंडागर्दी कर देना, चौथा सारे प्रशासन को अपने पक्ष रखना और आगे चलते रहना। मान लीजिए कि ये मतलब इलेक्टोरल जगरनट की हैसियत से, क्योंकि चुनाव जीतते हैं, पंचायत जीतते हैं, नगर पालिका जीतते हैं, ताकि कोई भी बंगाल में एक भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत विरोधी लोगों को नहीं है। दादा, अगर ऐसी स्थिति थी, आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ उनके हाथ में रहता था, पंचायत चुनाव में उन्होंने अपने हिसाब से करवा लिए, बाकी स्टेट इलेक्शंस पे भी उनकी मशीनरी थी, इस बार क्या हुआ? इस बार क्यों नहीं कर पाई वो ऐसा? धीरे धीरे सत्ता पे रहते हुए उनकी शासन में भ्रष्टाचार बनने लगे,
भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया राज, काटमानी राज और प्रशासन, मान लीजिए चपलूसी ही उनका प्रशासन की एक ही काम थी। डराना, भड़काना, पीटना, मारना, फजूल मामला दर्ज करके जेल में सड़ने के लिए भेज देना, जो जो करना चाहिए। तो इसके चलते धीरे धीरे बंगाल के लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा होने लगा, क्योंकि बेरोजगार बढ़ते गए, सारे बंगाल प्रवासी मजदूरों की ठिकाना बनते गए, बेरोजगार बढ़ते गए, उद्यम नहीं आए, कोई इंडस्ट्री नहीं आने लगे, और कुछ रेबड़ी बढ़ते हुए वो सत्ता में रहना, साथ में कैप्टिव वोट बैंक मुसलमान, बाकी प्रशासन साथ में है, गुंडागर्दी साथ में, चलो पंछी चले मजे में, यही उनका फैसला थी। लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा भड़काने लगे, बीजेपी पार्टी बड़े चतुरता के साथ ये गुस्सा को अपना पूंजी बना ली और ये दर्शाने में सक्षम रही कि बीजेपी पार्टी या तो केंद्र में है, स्वाभाविक रूप से अगर बंगाल की सत्ता पे आएगी तो ये तरीके की भयभीत की माहौल नहीं रहेगी, गुंडागर्दी बंद हो जाएगी और भ्रष्टाचार से बंगाल के लोग निजात मिलेगा। तो ये लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो गई थी, साथ साथ हिंदुत्व की एक अंदर वाली लहर। बंगाल में जितने सारे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, बीजेपी पार्टी बड़े चतुरता के साथ सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क किए, मतलब हिंदू प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क किए, और ये साबित करने में कुछ हद तक वो सफल रही कि बंगाल में जो आज सत्ता पे है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी सत्ता पे रहते हुए से मुसलमानों को अपीस किए हैं, संतुष्टिकरण की राजनीति की है। हिंदू ये मौका आ गए हैं, ये मौका को आप गंवाने ना दे, ये मौका को आप इस्तेमाल करो, नहीं तो बंगाल धीरे धीरे मुसलमानों के कब्जे में चले जाएंगे। बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहे हैं, ये देखकर आप सोच समझ के चुनाव में हिस्सा लो। तो मतलब यही हुआ, एक डर, ममता बनर्जी गुंडागर्दी की डर फैलाया था और बीजेपी पार्टी डर फैला के मुसलमान खा जाएगी। ठीक है, मुसलमान खा जाएगी, बेरोजगार, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी मतलब ताकत वाले एक नेता है, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, सारे बेरोजगारों को साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। ये तरह तरह की एक प्रचार जो किए थे, और साथ साथ ध्रुवीकरण, बीजेपी पार्टी जहाँ चुनाव करते हैं सबसे पहले ध्रुवीकरण की ही उनके निगाह में रहते हैं ना, पहले ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। तो बंगाल में सुचारू रूप से ध्रुवीकरण बाखूबी उन्होंने किए, और ध्रुवीकरण की राजनीति आज से नहीं, जिस दिन से बीजेपी बंगाल में प्रवेश किए उसी दिन से धीरे धीरे ध्रुवीकरण की राजनीतियों शुरू किए थे। शुरू में इसका उतना अच्छा असर नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान के माहौल को देखते हुए ये ध्रुवीकरण बंगाल का भी असरदार होने लगे। दादा, आप बहुत सारी बातें बहुत खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपने एक पक्ष तो रख दिया इस बात को लेकर के कि ध्रुवीकरण करा, हिंदुत्व की लहर चलाई, ममता बनर्जी के करप्शन से, कटमनी से लोग परेशान थे। लेकिन दूसरा, बीजेपी के लिए ये भी कहा जाता है कि उसका जो बूथ का मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है और जिस तरीके की स्ट्रेटजी होती है, ख़ासतौर से उस वक्त देखा गया अमित शाह थे, अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर रहे और कार्यकर्ताओं को और उसको रखते। आपको लगता है ये जो बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी है, बड़े नेताओं का उतर जाना, छोटे छोटे नेता तक अपनी पहुंच बना के रखना उस वक्त में, तब जबकि इलेक्शंस में बहुत ज़रूरत है, इसका भी ये जो प्रचंड जीत मिली एक तरीके से बीजेपी को, उसका एक असर ये भी था, फैक्ट था? हाँ, देखिए, बीजेपी पार्टी ऐसा पार्टी है हिंदुस्तान में जो 24/7 वो चुनावी मोड में रहते हैं, और बंगाल में भी बीजेपी पार्टी की अलग अलग शाखाएं वो चुनाव को मद्देनजर बहुत पहले से ही अपना एक्टिविटी बढ़ा दिए थे।
जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जो है बंगाल में पहले कभी इतने सारे मतलब हनुमान जी की मूर्ति हम नहीं देखते थे, जय श्री राम की उतना ज़्यादा नारा हम नहीं सुनते थे। धीरे धीरे हनुमान जी के मंदिर बनाना शुरू हो गए, धीरे धीरे जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो गए। और हर कोई हिंदू की कोई भी सभा हो, चाहे कहीं कीर्तन हो, चाहे कोई भी धार्मिक कोई भी कामकाज हो, हर जगह अपने लोगों को बीजेपी पार्टी धीरे 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 तैनात किया। और जो बूथ की बात करते हैं ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आज भी आप चले जाइए बंगाल में, कोई डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कोई ब्लॉक में जाइए, बीजेपी पार्टी की कोई अच्छा खास जुलूस निकालने का भी क्षमता नहीं है। बिना बूथे, बिना बूथ एजेंट, मैंने देखा बीजेपी का कोई एजेंट नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है, फेस्टो नहीं है, सारे वोट उन पर चले जाते हैं। हम लोग भी अचरज हो जाते थे। ये हम भी जानते हैं कि बूथ मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर बूथ में एजेंट हम तैनात नहीं करना पाए तो लोग क्यों वोट देंगे। लेकिन बीजेपी ने इसको भी झूठा साबित कर दिया है। बिना बूथ एजेंट, बिना बूथ मैनेजमेंट, ये बड़ी बड़ी बात यहाँ दिल्ली में कोई कहते हैं। बूथ एजेंट के लिए पैसा भी जाते हैं, सुना है। वो पैसा के भी हेरा फेरी जरूर होते हैं वहां, है तो बंगाल। लेकिन बूथ नहीं, लोग सोच लिया था, एक बड़े वर्ग के लोग इस बार, कि हम परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने के लिए सक्षम पार्टी जो होगा, मतलब जो कॉम्पिटेंट होगी, जो योग्यता के मानक पर उनको लगे बीजेपी के इस बार सत्ता पे लाना चाहिए। पर इतने मैंडेट के साथ जितनी सीटें बीजेपी को हाँ, वही तो कह रहा हूँ। देखिए, वही तो कह रहा हूँ, ये बीजेपी को इस बार सत्ता पे लाना चाहिए, इसीलिए कि बंगाल में और जो पार्टियां हैं, मान लीजिए कांग्रेस है, सीपीएम पार्टी है, ये दोनों पार्टी को ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोई क्षमता नहीं है, उनका साधन भी नहीं है। हो सकता है अच्छा बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष है, सब मानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हटाने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं बचे बगैर बीजेपी। ये उनकी एक असेसमेंट यही था, और ये आम लोगों की जहन में भी अच्छी तरीके से घुसा दिए गए थे, क्योंकि ये सोशल मीडिया चलाने में माहिर होते हैं, आप जानते हैं, प्रचार प्रसार में ये माहिर है। इसको वो पूरा फायदा हुआ उठाया। और साथ साथ बीजेपी पार्टी बंगाल के चुनाव में जीतने के लिए सीरियस है, ये भी आम लोगों के मन में बैठा गया। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सीरियस उतना नहीं देख पाए बंगाल के लोग। लेकिन बीजेपी पार्टी चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए उनकी सारे ताकत झोंक दिए हैं, और बीजेपी पार्टी हरा के रहेंगे, ये सोच आम लोगों के अंदर बैठ गए थे। इसलिए पहले जो डरे भयभीत होते हुए चुनाव में ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी को एगेंस्ट में वोट डालने का मनसा बनाते हुए भी वो नहीं डालते थे, बाद में कोई अत्याचार होगी ये डर के मारे। लेकिन इस बार मोदी जी के साथ लेकर बाकी जितने सारे आए, और खासकर मोदी जी को प्रचार में, मोदी जी को भाषण में बहुत सारे असर तो हुई, लोगों को ये लगा कि इस बार और डर नहीं रहेगा, हमें आज़ाद मिलेगी और बंगाल की अच्छा होगी। चलो इस बार बदलना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा हो गया बहुत कुछ, इतना गुंडागर्दी, इतना भ्रष्टाचार, अब क्या बताओ। मतलब आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के को लेकर के लोगों में पॉजिटिविटी थी, उन पे भरोसा प्राइम जता। मिनिस्टर की इस बार की भाषण में ना पॉजिटिविटी की बात, उतना ध्रुवीकरण की बात प्रधानमंत्री खुद नहीं की है, जो पहले पहले करते थे हर बात में हिंदू मुसलमान। इस बार ज़्यादा विकास की बात कहें, बंगाल की जो हालात है भयभीत की माहौल, इसको हटाने के लिए उनका एक अलग छवि बनाने का कोशिश की। और अंदर अंदर तो ध्रुवीकरण चलते ही रहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहे या ना कहे, प्रधानमंत्री जी मतलब हिंदुत्व की बात तो होगा ही होगा, प्रधानमंत्री अपनी जुबान से कहे या ना कहे। तो इसके लिए अलग से कोई मोदी जी की जुबान से मैं हिंदू हूँ, हिंदू को एकजुट होना चाहिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेज पार हो चुके हैं। आम लोग जानते हैं कि ध्रुवीकरण की इनके सबसे बड़ा हथियार है, तो इसके लिए नई तरीके से प्रधानमंत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस बात मुद्दे को उठाए, सही
मतलब सोच करते हुए कि बंगाल में विकास की ज़रूरत है, भयभीत के माहौल से बंगाल के लोगों को मतलब मुक्ति दिलाना जरूरी है। ये बंगाल के लोगों को अंदर ये पहुंचना चाहिए और लोग हमें भरोसा करें, ये संदेश भेजना चाहिए। तो इसलिए उन्हीं उनकी पार्टी की, मान लीजिए जब मोदी जी भाषण देता है, एक उनका ढंग होते हैं, उनका एक 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 पैगाम जाते हैं। जब अमित शाह भाषण देता है, दूसरा पैगाम जाते हैं। वो जगह जगह चुनते 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 बड़े स्ट्रैटेजिक कायदे से ऐसा रखिए। है तो बीजेपी पार्टी इसमें माहिर है, कहना ही पड़ेगा हमें। बीजेपी पार्टी चुनाव में वो लोग बहुत सारे रिसर्च करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में उनका हर वक्त वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। बाकी सारे बहानाबाजी, बाकी सारे मतलब उम्मीद दिलाना, बाकी सारे सूख दिलाना, चैन दिलाना, ये सब जानते हैं, क्योंकि जुमला में वो माहिर है, ये भी लोग जानते हैं। लेकिन बंगाल में ये मान के चलिए कि आउट ऑफ डेस्परेशन, बचने के लिए, गुंडागर्दी से बचने के लिए, ये भ्रष्टाचार से बचने के लिए लोगों को ये लगा कि इस बार कम से कम सत्ता में परिवर्तन होना जरूरी है, चाहे जो भी हो हमारे लिए। इसलिए हम लोग दे दिया मोदी जी को, दादा लेकिन मतलब बीजेपी को। एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा। पहली बात तो ये कि मोदी जी की गाहे बगाए कभी कभी आप तारीफ कर देते हैं, इस इलेक्शन में भी आप कह रहे हैं कि सही सोच के साथ चले थे और उस सोच को लोगों ने एक्सेप्ट किया। मोदी जी के गाये बगाए तारीफ नहीं, जो मोदी जी की डायरेक्शन बदल चुके थे इस बार, प्रचार में, भाषण में उनका डायरेक्शन थोड़ा बदल गए थे इस बार। वही मैं कह रहा हूँ। पहले जैसे कि कहते कि जोगी जाके कहते थे कि जो जय श्री राम नहीं कहेगा बंगाल से बाहर खदेड़ दिया जाएगा, वो भाषण नहीं दिए इस बार। सब ने थोड़ा मॉडरेट कर दिए थे, क्योंकि बंगाल के लोग उतना मतलब जोर शोर से हिंदू हिंदू कहने से भी उनको ये बीजेपी पार्टी को लगे कि नरम तरीके से इनको, मॉडरेट तरीके से इनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, उनकी लोकल पार्टी के जो नेता, आज जो मुख्यमंत्री हुई शुभेंदु अधिकारी, वो अपना बात रखते गए। लोकल लीडर लोग मुसलमान के खिलाफ बात रखते गए, ये करेंगे, वो करेंगे, रोहिंग्या को हटाएंगे, सारे घुसपैठियों को भगाएंगे, ये वो तो गरम गरम सारे बोलने लगे। मोदी जी की जुबान में इस बार, भाषण में इस बार थोड़ा नरमी दिखाई, उस तरीके की ध्रुवीकरण सीधे तौर पे वो नहीं कही। इसका मतलब ये नहीं मैं गाए बगाए मोदी जी की मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहना करते हैं, मैं उनके स्ट्रैटेजी की बदलाव की बात करते हैं। दादा लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष ये भी है कि ममता बनर्जी ने लगातार ये आरोप लगाए कि इस बार इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं था, इसी वजह से बीजेपी जीती, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ने फायदा पहुंचाया। इस तरीके के आरोप भी ममता बनर्जी की ये तो जरूर है, ये तो जरूर है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, मेरा डिस्ट्रिक्ट की बात करो आप। आज तक मेरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 7 लाख से ज़्यादा लोग इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर है, मतदाता सूची से बाहर है। और ट्राइब्यूनल की बात हो रहे हैं, ट्राइब्यूनल के एक के बाद एक न्यायाधीश ट्राइब्यूनल छोड़कर भी चले जा रहे हैं। तो मान लीजिए इससे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही जिस रफ्तार से ट्राइब्यूनल के कामकाज हो रहे हैं अभी इस वक्त, उसमें सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही जितने सारे वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर रखे गए एसआईआर के बहाना देते हुए, ये सारे नाम और इसके विचार होने में 30 साल लगेगी। तो आप बताओ ये क्या चुनाव आयोग की ये क्या क्रेडिबिलिटी है? ये क्या चुनाव आयोग की कॉम्पिटेंसी है? आप ही बताओ। बंगाल में तो जरूर, बंगाल में हम लोग जरूर समर्थन किया कि भाई जो मृत है, जो नहीं है, जो मतलब फर्जी है, हटाओ, थे वो हटाओ। लेकिन जबरदस्ती हम लोग देखा कि मान लीजिए आप एसआईआर में है, आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा है, आप नहीं हो, मैं दिखा सकते हैं, ये जग जाहिर है सारे बंगाल में। दूसरी बात, चुनाव आयोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए हमें और दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग की जितने सारे अधिकारी, उनकी चलन देखकर, उनकी हरकत देखकर
उनकी सक्रियता निष्क्रियता देखकर सब लोगों को पता चल जाते हैं। सारे हिंदुस्तान में ही आप मानोगे जी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सही तरीके से लागू हुई और इसका अनुपालन हुई? नहीं हुई। ये सब जानते हैं कि बंगाल में भी चुनाव आयोग के सारे ऑफिसर खुद लगातार प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए लोगों को अपना पक्ष रखते हैं। ये तो उनका काम नहीं है। लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग के लिए ही ममता बनर्जी हारी, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, बिल्कुल तैयार नहीं हूं। ममता बनर्जी हारी उनकी सरकार की खामियां से। उनकी सरकार 15 साल में बंगाल के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से दमन पीड़न किए, भ्रष्टाचार किए, उनके खिलाफ मतदान किए लोग, सिर्फ उसके लिए ही ममता बनर्जी हारी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग जरूरत से ज्यादा बंगाल में हस्तक्षेप किए किसी के इशारे पे, और इशारे दिल्ली का ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं भी कभी विपक्ष के नेता होने के नाते चुनाव आयोग की जो चीफ, उनका नियोग में मैं भी शामिल होते थे। वो भी उस समय सुप्रीम कोर्ट के विचारपति भी थे। वो भी कानून लाके उनको हटा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चुनाव आयोग को कमजोर करो, अपना कब्जे में लाओ, जो इच्छा हो कराओ। ये बाय इम्प्लीकेशन ये आते ही है। इसके लिए ज़्यादा आपको रिसर्च करने की, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। आप अगर सच्चोता की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, तो हमारे प्रधान न्यायाधीश को हटाया क्यों? वो जो सिलेक्शन कमेटी है, एक विपक्ष दो पक्ष, क्या फैसला लेगा? हो सकता क्या? मैं उसमें थे, जब थे मैं तब ये ठीक था, तब भी थोड़ा बहुत ठीक था, बिल्कुल ठीक नहीं था। क्योंकि सारे जो नाम वगैरह सारे इकट्ठा किए जाते हैं, सिलेक्शन के लिए जितने नाम भेजे जाते हैं, जो पैनल बनते हैं, उसमें काफ़ी हर गड़बड़ियाँ देख के पता चलता। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि भाई संतुष्ट नहीं हो, हम लोग डिसेंट नोट देते हैं, लेकिन बाद में खुले तौर से पक्षपाती तो किए हैं। दादा, अब सवाल ये है कि उसी इलेक्शन कमीशन के दायरे में रहते हुए तमिलनाडु का भी चुनाव हुआ, उसी के रहते हुए केरलम का भी चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार जीती, वहाँ पर विजय जीते। इलेक्शन कमीशन अगर इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो फिर वहाँ बाकी पार्टीज कैसे जीत जा रही हैं? अच्छा। और दूसरा ये कि ये कैसे संभव है? एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों में नाराजगी और आक्रोश था, इस वजह से बीजेपी को वोट दिया और हिंदुत्व की अपनी लहर पे ले गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बिल्कुल सीधे सीधे कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ही वजह से ये पूरी की पूरी जीत मैं हुई। ये नहीं कहते, मैं आपको ये, आप ध्यान से सुना करो, मेरा तो रिकॉर्डेड है। मैं ये कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के लिए हारी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं थे। चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी को, बीजेपी सरकार की उनके अपने आदेश पे चुनाव आयोग यहाँ अपना कामकाज किया। मैं शुरू से क्या कहा, मान लीजिए चुनाव आयोग जो गठन होते हैं ना, मैं भी उसमें कभी कमेटी में थे। दादा वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो तो सही है। दूसरी बात यह है हाँ। कि कभी कहीं हिंदुस्तान के कोई दूसरे ऐसा सूबे दिखाओ जहां इतने सारे 27-28 लाख लोग ट्राइब्यूनल में चले गए। अरे हमारे पार्टी के मुर्शिदाबाद के, हमारे पार्टी के प्रत्याशी, हमारे पार्टी के प्रत्याशी, उनका नाम निकल गए एसआर से, उनका बेटा का नाम है, वो पासपोर्ट है उनके पास, ठीक है। तो क्या किया हम लोग? सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट। हमारा प्रत्याशी है ये, फराक्का की प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट हमें स्पेशल ऑर्डर दिया कि आप एक काम करो, सिर्फ इनका ही ट्राइब्यूनल में हाजिर करने की इंतजाम करो। स्पेशल ऑर्डर लेकर उनको हम लोग ट्राइब्यूनल में हाजिर करते हुए
पास कराए, सिर्फ एक हुई, इसलिए वो हमारे प्रत्याशी रही। तो इस बार अब देखो, प्रत्याशी का नाम खुद एसआर से बाहर ट्राइब्यूनल में उनका हाजिर होना के निर्देश, लेकिन वो स्पेशली उनके ऑर्डर कराए और वो हाजिर हुई और उनका हमारा प्रत्याशी बनाए। तो तुम्हारे जगजाहिर उदाहरण देते हैं आपको। तो वो प्रत्याशी थी इसलिए हम सफल हुई, बाकी। लेकिन दादा इसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती है, अगर आप एक साथ दो बातें नहीं कह सकते हैं। भाई साहब, मैं एक साथ दो बातें नहीं कहा। या तो आपको ये कहना होगा कि ममता बनर्जी सही बोल रही है, उनके साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी मैं ये नहीं कहते हैं कि सब नाइंसाफी हुई है, कि उनके खिलाफ लोगों के अंदर रोष थी, तो मैं मानता ही हूं। लेकिन ये चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये एसआर किए, उसका मदद बीजेपी पार्टी को मिले। कैटालिटिक रोल होते हैं ना, कैटालिस्ट होते हैं, ये कैटालिटिक रोल भी प्ले किए गए। फिर मैं कहता हूं ममता बनर्जी के खिलाफ काफ़ी लोग को आक्रोश थे। देखिए 40% वोट कैसे मिलते हैं, कुछ अगर नहीं रहती तो। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि दूसरे स्टेट में भी हुए चुनाव, जरूर हुआ, लेकिन बंगाल की तरह नहीं हुआ, ये भी मैं कहना चाहते हैं। माइक्रो ऑब्जर्व की जरूरत नहीं, कभी नहीं हुई, ये भी मैं कहना चाहते हैं। और हर चीज में दखलंदाजी की जरूरत चुनाव अधिकारी को कहीं नहीं हुई। आज भी लाख तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग आज फंसे हुए हैं, उनको नहीं जानते कि उनका मतदाता सूची में कभी नाम आएगी या नहीं। वो ये डरते हैं कि उनको नागरिकता हनन किए जाएंगे। तो ये सिर्फ बंगाल में ही हुआ। दादा लेकिन ये भी सच है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर नहीं उतरती, नहीं पैरामिलिट्री फोर्स वहां नहीं पहुंचती, तो जो बात आप कह रहे हैं कि लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक डर था, वो उतनी तादाद में निकलकर वोट नहीं डाल पाते। देखिए, पैरामिलिट्री के लिए मेरा कोई आपत्ति तो नहीं है, पैरामिलिट्री के लिए मैं आपत्ति नहीं जताया। जरूर होना चाहिए पैरामिलिट्री, गुंडागर्दी से बचने के लिए लोग भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती को मांग भी किए थे, खुशी भी रही। पैरामिलिट्री की तैनाती में हमें कोई आपत्ति नहीं। किसने कहा आपको? मैं नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी नहीं कहे कि पैरामिलिट्री वहाँ थे इसलिए हमें कोई आपत्ति रही, नहीं। हम लोग भी चुनाव आयोग में कोई आपत्ति जताई, कोई शिकायत जताई, कोई असुविधा होने से उनको भी सहारा लिए हैं, वो तो नॉर्मल तरीके से जो होना चाहिए वो किया मैंने। लेकिन जस्ती तो किए हैं। बंगाल के सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जरूरत से ज़्यादा बीजेपी पार्टी की तरफ से तरफदारी किए हैं। तो आपके बड़े नेता ये आकर बताने में लोगों को असफल क्यों रहे? आपके बड़े नेता पहुंचे ही नहीं इस बार के इलेक्शंस में उस तरीके से जैसे बीजेपी के पूरे नेता बड़े बड़े पहुंच गए थे, पूरी ताकत लगा दी। आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता, हमारे पार्टी के नेता, देखिए हमारे पार्टी के तो नेता कहाँ थे आप जानते हैं। केरल जिताए, हमारे पास समाज जितना मिला गए। बंगाल प्रायोरिटी में नहीं था? बंगाल में गए थे राहुल जी, कितनी बार गए? जितने बार हो सके उनके समाज जितने मिले उतना तो गए। दादा आप उतने सारे बीजेपी पार्टी की तरह उतने सारे हमारे मंत्रीगण तो नहीं है। बंगाल का आप चेहरा और है। उतने सारे मंत्रीगण नहीं है, उतने सारे साधन नहीं है हमारे। बीजेपी पार्टी जैसे कि पैसे की भौचाल लगा दे सकते चुनाव प्रचार में प्रसार में, वो उनकी बात ही छोड़ो। जितना मर्जी उतना धन ले जाओ और खर्चा करो, लोगों को गुमराह करो, उसमें तो माहिर है। हमारे पार्टी में उतना साधन तो नहीं है। व्यक्ति तो है, नेता तो है। एक व्यक्ति कितने बार जाएंगे बताइए? एक तो प्रैक्टिकेबिलिटी की बात तो होना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए आपके हिसाब से? प्रैक्टिकेबिलिटी की बात तो होना चाहिए। दादा आप तो इतने बड़े नेता रहे हैं, बंगाल के अध्यक्ष रहे हैं, कितनी बार सेंट्रल लीडरशिप को जाना चाहिए एक चुनाव में कम से कम? वो अलग बात है, वो निर्भर करते हैं हमारे अपना ताकत पे। जहां हम लोग उनको मांगेंगे वहां जाएंगे वो। इतने बार मोदी जी और सारे बीजेपी पार्टी के नेतागण गए थे, इसलिए वहाँ से मांग थे लोकल बीजेपी पार्टी के वर्कर को कि इधर एक बार आओ, उधर एक बार आओ। और वो जी जान कोशिश किया था बीजेपी पार्टी इस बार। मैं तो मानता हूँ बीजेपी पार्टी की जी जान कोशिश किए थे। सारे हिंदुस्तान के बीजेपी पार्टी के जितने नेता है, सारे नेतागण को वहाँ तैनात किए गए थे और सारे साधन
सारे साधन को वहाँ लगाए गए थे। कांग्रेस से ताकत नहीं लगाई पूरी? उतना साधन हमारे पास नहीं है, हम चाहे जो चाहे वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा मेहनत पूरा किए हैं हम लोग, क्योंकि पहले ही हम कमज़ोर हो गए थे। वहाँ ममता जी की 15 साल के ज़माने में हमें कमज़ोर किए गए थे, सोची समझी तरीके से, सुनियोजित तरीके से। वो तो मैं पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। और हमें सुनियोजित तरीके से कमज़ोर करने की सुविधा बीजेपी पार्टी को मिले। दादा, फिर कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस के अंदर? आप कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने आपको कमज़ोर किया, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की। तो फिर इस नतीजों के बाद में क्यों ममता बनर्जी आपकी टॉप लीडरशिप के साथ मिल गई? क्यों आपकी क्योंकि टॉप वो लीडरशिप? कांग्रेस पार्टी का ही कभी बाई प्रोडक्ट तो थी। कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे पार्टी के ही फर्क होते हैं। कांग्रेस पार्टी निर्दय नहीं हो सकते, जैसे कि हमारे आज की बड़े बड़े नेतागण निर्दय होते हैं ना, हम निर्दय नहीं हो सकते। कभी हमारे पार्टी में रही, हमारे पार्टी का ही प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनी, तो फिर उनको अगर लगे कि इस बार जब समय खराब हो रहे हैं तो चलो कांग्रेस पार्टी के पास चले। हमारे पार्टी के नेतागण वो उस कैरेक्टर की हेतु है। राजीव गांधी के हत्याकारों को भी जो मिलते जाते हैं, ये हमारे पार्टी की खूबियां है। तो ममता बनर्जी, राजीव गांधी की हत्याकारी जो है, हत्यारे जो है, उनको भी सजा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए और उनके साथ मुलाकात भी करने गए थे, वो भी हमारे पार्टी के नेतागण। तो ये फर्क होते हैं दूसरे पार्टी के, हमारे पार्टी की विचार सोच में। हमारे पार्टी निर्दय नहीं होते, निष्ठुर नहीं होते। इसलिए ममता बनर्जी अगर जब चाहे मुलाकात करने तो हमारे पार्टी के नेतागण, नेत्रीगण, खास मैडम सोनिया गांधी के, हाँ क्यों नहीं, आओ। पहले तो आते थे, पहले आती थी, आज दरवाज़ा क्यों बंद करे? कोई गलती करे उसकी अपना बात है। ये मतलब कोई अगर अधम हो तो मैं क्या उत्तम नहीं होगी? अब बताओ। अगर ममता बनर्जी विलय करना चाहे कांग्रेस के अंदर तो आप? देखिए, वो मेरा दायरे के बाहर कोई सवाल अगर आप पूछे तो मैं जवाब देने के लिए मैं मतलब प्रस्तुत नहीं हूँ, इसलिए ये मेरा दायरे की बाहर की सवाल है। पर आपको लगता है बंगाल में फिर स्थिति मजबूत हो सकती है कांग्रेस की अगर ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ आए? सीट धीरे धीरे अभी मजबूत होने लगे हैं, ताकत। ममता अगर साथ आ गई तो? नहीं, कांग्रेस अभी अकेला ही दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की और एक मौका हमें मिले हैं, क्योंकि पहले हमें मौका नहीं मिलते थे। हमें मतलब मैन्यूवरिंग स्पेस नहीं थी हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे अभी हमें मैन्यूवरिंग स्पेस मिल रहे हैं। और आप मान के चलिए धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बंगाल में मजबूत होंगे, ये मैं बड़े दावे के साथ कह चाहता हूँ। बंगाल में कांग्रेस पार्टी अगले तारीख में मजबूत होंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ। आप देख लीजिएगा बाद में। ममता बनर्जी साथ आ रही हैं आपके? ये मेरा सवाल, मैं आप लोग को कहा, क्या कहा, ये मेरा दायरे की बाहर की सवाल है। ये हमारे पार्टी की जो आलाकमान होते हैं वो उनको वो तय करते हैं। अगर आलाकमान कभी पूछेंगे मुझे तो मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहिए उचित होगा मैं कहूँगा। वो इस स्थिति में, मैं उस सवाल की जवाब देने की स्थिति में अभी इस वक्त नहीं हूँ। आप अगर ज़बरदस्ती पूछोगे मैं एक ही जवाब बार बार देते रहेंगे, आपकी समय खराब होगी, मेरा भी समय बर्बाद होगी। दादा, शुभेंदु अधिकारी ने अभी हाल फिलहाल में कई फैसले लिए हैं, यूसीसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जो उनकी सरकार काम कर रही है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी वो तो तृणमूल का ही नेता थे। ममता और उनके बाद सेकंड जो लीडर तृणमूल पार्टी के थे वो शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं होते तो ममता बनर्जी की सत्ता में विराजमान होना मुश्किल थी। ये भी सही है, क्योंकि सेकंड रैंकिंग लीडर थे बंगाल के। लेकिन धीरे धीरे उनका साथ ममता बनर्जी के फर्क बढ़ते गए, खाई बढ़ते गए और वो अलग होते रह गए। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी की सारे जो चालाकी है, सारे जो उनकी अंदर की नाट्स एंड बोल्ट्स है, उनके बारे में उनकी बाखूबी जानकारी थी और इनके फायदा बीजेपी उठाई। और बीजेपी को लगा कि शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि वो फेस होकर उभरे थे। वहाँ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी थे, वो बड़े मेहनत भी किए वहाँ अपना जगह बनाने के लिए, और वो बन गए।
लेकिन बनने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम वादा किए थे और ये वादा कैसे निभा रहे हैं। अभी हनीमून पीरियड चल रहे हैं, अभी कोई नतीजे पे पहुंचना विपक्ष होने के नाते हमें भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो देखने को मिलते हैं ना कि वादा जो किए थे वो वादा नहीं निभा रहे हैं। बंगाल में धीरे धीरे विपक्ष को राजनीति करने की अधिकार को छीना जा रहे हैं, दमनकारी कानून लाया जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें एक दमनकारी की निशान हम देख रहे हैं। तो हमें तो देखना पड़ेगा कि जो वादा किए हैं वो निभाना पड़ेगा, इसलिए समय चाहिए। अभी इस समय कहना बड़े जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि अभी भी देखना बाकी है, लेकिन फिर भी जो संकेत मिल रहे हैं ये धीरे धीरे दमनकारी सरकार बनने जा रहे हैं। बंगाल के लोग इस मुद्दे को भी अभी चर्चा में ला रहे हैं कि क्या ये सरकार चैन और सुख, कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए क्या नया दमनकारी सरकार की रूप से तो तब्दील नहीं हो जाएगी। ये डर धीरे धीरे आम लोगों के जहन में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अभी भी वो स्थिति नहीं है कि इनके खिलाफ कोई बड़ी आलोचना किया जाए, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर सोच हो रहा है क्योंकि जो पिछले सरकार की जो मतलब अनुदान मतलब सब्सिडी थी, जो लोगों को अनुदान करने के लिए जो तरीके जो स्कीम वगैरह थे उसमें काफ़ी कटौती होते हैं और हर पहल में ये मुसलमान को अलग थलग करना, सुविधा से बाहर करना, सुविधा से वंचित करना। खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबका नहीं, आंशिक लोगों को, सब वर्ग के नहीं मुख्यमंत्री बनते हम दिख रहे हैं। लेकिन इसीलिए गरीब लोगों को भी ऊपर इसका असर होने लगे। अन्नपूर्णा योजना नामक एक योजना को लेकर, सहायता योजना को लेकर जिस तरीके से छानबीन किए जा रहे हैं और बीजेपी के नेतागण बीडीओ ऑफिस में बैठ के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मतलब फर्क क्या देखें। पिछले सरकार के ज़माने में टीएमसी पार्टी के नेतागण बीडीओ, एसडीओ, डीएम दफ्तर कब्जा कर लिए थे और भी 15 साल लगे, लेकिन ये सरकार आने के बाद 2 महीने के अंदर सारे बीजेपी के नेतागण बीडीओ ऑफिस में बैठते हुए फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसको मर्जी आई उसको सहायता देने की आदेश देते हैं। दादा लेकिन एक फायदा तो लेकिन हुआ। ये तो ठीक नहीं। इसमें क्या होता है, एक वर्ग के लोग वंचित होते हैं और माने या ना माने ये वर्ग मुसलमान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को संतुष्टि करने के लिए ये बात कहते हैं, नहीं, वो गरीब है। मैं इंसान को सोचते, हिंदू हो और कोई मुसलमान, लेकिन मैं सोचता है सब इंसान। तो इंसान की निगाहों से हम देखें तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक हिस्से के लोग, एक वर्ग के लोग को वंचित किए जाने की एक तरीका ये लोग खुद अपना रहे हैं। ये ठीक नहीं। गरीब तो गरीब ही होते हैं। किसी को मतलब मकान गैर कानूनी तरीके से बनाया है, प्रोमोटर है, तोड़ना चाहिए, ठीक है तोड़ो, लेकिन तोड़ते समय सूबे की सरकार कहते हैं मैं किसी को नहीं बख्शाऊंगा, लेकिन तुरंत बाद जब बीजेपी के बागी, टीएमसी के कुछ लोग बागी बनते जा रहे हैं तो उनके लिए तोड़ना ओड़ना सब बंद हो गए। तो तोड़ना तब तक हो रहेगी जब तक वो बीजेपी के सामने सर झुका के नहीं कहेगी कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। अच्छा, आत्मसमर्पण करने के लिए एक बागियों की एक टीम बना दी है, एक बागियों की दल बना दिए। सारे बागी में भर्ती हो जाओ और अपना अपना जो झंझट है झंझट से मुक्ति ले जाओ। तो इसलिए जो बड़े बड़े प्रोमोटर जिनके पास कलकत्ता में 100 से ज़्यादा संपत्तियां हैं, बड़े बड़े संपत्तियां,
और ये खुद मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, तोड़ना शुरू किए। जिस दिन बागी की दल में वो शामिल हो गए, तोड़ना बंद हो गए। तोड़ने के बाद वो जोड़ना शुरू कर दिया। तो तोड़ना तब तक चलेगा जब तक जोड़ना नहीं होते हैं। अगर जोड़ना हो तो तोड़ना बंद हो जाएगा। तो ये दुमुहिया पॉलिसी अगर चले तो लोग तो सवाल उठाएगा। तो दादा आपको तो फायदा हो गया नहीं, हमें वो तो बागी में चले गए। नहीं, जब से अच्छा, वो सारे दागी बागी में चले गए और सारे बागी मदद मिल रहे सूबे की सरकार को। तो सर, दागी अगर बागी में बदल जाए, बागी को अगर सहयोगी मिले, तो बंगाल की हालत क्या होगी। मैं दिल्ली के सारे बीजेपी नेतागण को भी ये ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से शुभेंदु अधिकारी आए, सरकार बनी बीजेपी की, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में जगह जगह आपके कई जो दफ्तर थे उस पर कब्जा करके रखा हुआ था पिछले कई साल से, वो वापस मिलने शुरू हो गए, आपको मिलने शुरू हो गए। लेफ्ट के कई दफ्तरों पे कब्जा किया था, वो वापस मिलने शुरू। तो ये तो फायदा हुआ आपको। अरे, हम तो कहते हैं ना कि जो हुआ बंगाल में उसके विरोध में तो हम थे ही, लेकिन जो उम्मीद किए थे उम्मीद के मुताबिक भी नहीं होते। ये जगह अलग अलग होते हैं। मान लीजिए मुर्शिदाबाद, जहाँ कांग्रेस की तरफ पकड़ है, वहाँ हमारे दफ्तर वापस देने में काफ़ी सरकार की ओर से, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलते। ये भी अब मान के चलिए। और जगह मतलब जहाँ उनको लगे सिलेक्टिव वे में कर रहे हैं वो। पर आपके मिले तो सही वापस ना। सिलेक्टिव, मेरा तो ऑफिस पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी के कुछ ऑफिस तो कुछ वापस ऑफिस जरूर मिले हैं। वो हमारे पार्टी के लोग हैं, वो उनके लिए मिले हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे नहीं भी मिले हैं। लेकिन था जो वो है, नए तरीके से कुछ नहीं मिले हमें कि नया कोई हम कब्जा कर ली, वो नहीं हुआ। जहाँ कब्जा हुआ बीजेपी के लिए कब्जा हुई, हमारे लिए कोई कब्जा नहीं हुई, क्योंकि सिलेक्टिव है। जहाँ उनको लगता है कि इनको थोड़ा मदद करो, मदद कर देते हैं। जहाँ उनको लगता है कि इनको थोड़ा वंचित करो, वंचित किया जाता है। ये सिलेक्टिव तरीके से होते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी खुद स्ट्रेटेजी अपना तो एक चलते हैं। उनका कोई यूनिवर्सल पॉलिसी तो नहीं होते, सिलेक्टिव पॉलिसी होते हैं। दादा कुछ रैपिड फायर बस सवाल है एक एक लाइन के। बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अगर बात की जाए तो फेमस ज्यादा कौन है, प्रसिद्ध ज्यादा कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा? दोनों ही। मतलब प्रियंका गांधी की भी पॉपुलैरिटी बहुत है और उनका भी मांग है। राहुल गांधी तो है ही है हमारे नेता। 2029 में हमारे नतीजा अच्छा होगी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, राहुल हमारे गांधी तो या प्रियंका चैलेंजर गांधी? हिंदुस्तान में चैलेंजर एक ही है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। प्रियंका गांधी इसमें नहीं। हिंदुस्तान में मोदी जी के खिलाफ अगर कोई चैलेंजर बची है तो वो है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सारे हिंदुस्तान के आम लोगों की जहन में ये बैठ गई है और इससे इधर उधर करना मुश्किल है, करेगा भी नहीं कोई। आपने पीओके को लेकर के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था एक बार। पीओके किसके रहते वापस आ सकता है? देखिए, अमित शाह जी खुद ने कहे थे कि वो हमारे हिस्सा है। तो जो हिस्सा हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाके तो दिखाओ, कब्जा तो करो, वापस तो लाओ, तब ना मानेंगे। गलवान भी वैसा हुआ, लद्दाख भी वैसा हुई। अब अरुणाचल में घुसपैठिया चीन की तरफ से घुसपैठ हो रहे हैं, वो भी खबर आ रहे हैं। तो पीओके में अभी तो बड़ा झंझट हो रहे हैं इस समय। पीओके वालों को साथ हमारा अगर रिश्ता बन जाए तो वो भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं। तो क्यों करके तो दिखाइए। पाकिस्तान से बात करनी चाहिए हमें? देखिए, ये सरकार की कूटनीतिक मुद्दा है, किससे बात करे या ना करे। लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब पाकिस्तान की ये मतलब आतंकवादी ने, जैसे कि पहलगांव से लेकर जिस तरीके की हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं और जिससे कि उनका रूह का रवैया है, पाकिस्तान के साथ इस समय दोस्ती के हाथ बढ़ाना नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।